हेलो, वेलकम टू रेंगिस्तान। यूनिट 4 का टॉपिक 5 जो कि लास्ट टॉपिक है, फूड स्टोरेज से रिलेटेड है ये हमारा। इसके हम 20 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे और 20 एमसीक्यूज़ में आपको प्रैक्टिस के लिए इसी के अंदर ऐड कर दूंगा, इस सीट के अंदर, जिसको आप करना, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और आपकी सारी चीज़ें अच्छी होंगी, क्लियर होंगी। इससे आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पे शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इन हर्मेटिक ग्रेन स्टोरेज विच फैक्टर प्राइमरली कॉज द डेथ ऑफ इंसेक्ट्स इनसाइड द स्ट्रक्चर। बहुत शानदार सवाल बनाए हैं ये, इनको करो, इनमें से क्वेश्चंस आपको देखने को पक्का मिलेंगे। वायुरुद्ध अनाज भंडारण में कीटों की मृत्यु मुख्यतः किस कारण से हो जाती है, बताओ। रिडक्शन ऑफ O2, इंक्रीज इन CO2, बताइए। इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ जाता है, रिडक्शन इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आर्द्रता घट जाती है मेरे भाई, लैक ऑफ फूड अवेलेबिलिटी, भोजन की कमी हो जाती है। तो समझो पहले, इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई रिडक्शन ऑफ O2 एंड इंक्रीज इन CO2, ऑक्सीजन की कमी और CO2 का बढ़ना। सबसे पहले तो ये समझो कि ये हर्मेटिक जो स्टोरेज यहाँ लिखा हुआ है, हर्मेटिक ग्रेन स्टोरेज, ये क्या होता है यही नहीं पता और आंसर पता है तो कोई मतलब नहीं है। कोई इससे ज़रा सा घुमा के लैंग्वेज में सवाल पूछ लिया, आप अटक जाओगे। हर्मेटिक स्टोरेज मेरे भाई होता है एयर टाइट स्टोरेज सिस्टम, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे प्यूसा बिन, ठीक है, मेटल बिन, प्लास्टिक, सिलोज, ठीक है, मेटल के सिलोज, ये सारे के सारे हर्मेटिक जो स्टोरेज है उसके एग्जाम्पल्स हैं। अब देखो इसमें क्या होता है कि एक हम कंटेनर ऐसा बनाते हैं, उस कंटेनर के अंदर हम अनाज भर देते हैं, ग्रेन भर देते हैं, ठीक है। एयर टाइट कंटेनर ये मेरे भाई होता है। अब इसके अंदर अनाज भी चला गया, इसके अंदर जो कीट हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो भी चले गए, ठीक है। अब देखो अनाज है वो भी सांस लेगा और कीट है दोनों सांस लेते रहते हैं इसके अंदर। लेकिन आप जानते हो कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और CO2 हम छोड़ते हैं। तो अब जब एयर टाइट कंटेनर है तो ऑक्सीजन तो इसमें जाने से रही, तो जिसमें पहले से जितनी ऑक्सीजन होगी उसको ये यूज़ कर लेंगे और उसके बाद CO2 की मात्रा इसमें बढ़ जाती है, ठीक है। CO2 बढ़ जाएगी तो इससे जो कीट हैं उनके लिए घातक वातावरण बन जाएगा, एनवायरनमेंट बन जाएगा और ये सारे के सारे कीट इसके अंदर मर जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो इंसेक्ट्स कैसे होते हैं, जनरली एरोबिक होते हैं, ऐसे जिनको ऑक्सीजन की कमी होना और CO2 की वृद्धि होना उनके लिए मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन को रोक देती है, यानी उनके लिए खतरनाक होती है, अंततः इनकी मृत्यु हो जाती है। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको समझ आ गया होगा, ठीक है मेरे भाई। चलो बाकी ऑप्शंस को हम समझते चलेंगे। तापमान का बढ़ना, तो याद रखना हर्मेटिक स्टोरेज में टेम्परेचर सामान्यतः कंट्रोल ही रहता है, ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। तो इसलिए कीट की मृत्यु का कारण यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होना। सी ऑप्शन बोल रहा है आपसे रिडक्शन इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये बता रहा है। RH का कम हो जाना, तो ये तो आप जानते ही हो मेरे भाई, ह्यूमिडिटी का कम हो जाना फंगस इनकी ग्रोथ को कम कर सकता है, लेकिन कीटों की मृत्यु का सीधा कारण कभी नहीं बनता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। भोजन की कमी, फूड प्लेंटी में स्टोर्ड ग्रेन है, स्टारवेशन तो कारण हो ही नहीं सकता। अब मेरा बताओ लैक ऑफ फूड अवेलेबिलिटी, बताओ इसके अंदर खाना भरा पड़ा है और कीट कितना सा तो खाते हैं, जरा सा, तो खाने की कमी हो सकती है क्या इनके लिए, कभी नहीं। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट EMC इन फूड स्टोरेज, भंडारण में संतुलित नमी सामग्री EMC के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। यहाँ पे EMC इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। RH का मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी। EMC देखो हिंदी इंग्लिश में बहुत लोड मत लेना मेरे भाई, आपको वहाँ पे भी हिंदी में भी ऐसे ही लिखा मिलेगा, समझ में आ रहा है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी लिख देगा वो, सापेक्षिक आर्द्रता लिख देगा, तो इसलिए ज़्यादा लोड मत लो। हिंदी इंग्लिश दोनों को थोड़ा थोड़ा सुनते चलो, कहीं लिखना तो है नहीं वहाँ पे, आपको सुनना पर तो है, पढ़ना पर तो है वहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो। EMC डिक्रीजेस, EMC डिक्रीज हो जाएगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने से EMC डिक्रीज हो जाएगा, ये ऑप्शन भी कह रहा है हमारा। EMC वेरीज विद टाइप ऑफ कमोडिटी एंड स्टोरेज एटमॉस्फेयर, कह रहा है EMC अलग अलग वेरी करता है, अलग अलग होता है कमोडिटी और स्टोरेज के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, या फिर ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सारे के सारे। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑल ऑफ द एबव। अब समझ लो थोड़ा सा कि EMC सबसे पहले तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट है, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है मॉइस्चर कंटेंट EMC, ये तो इसका फुल फॉर्म है, ये बताने के लिए तो मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। ये मेरे भाई मॉइस्चर का वो लेवल होता है जिस पे अनाज हो या खाने का कोई पदार्थ हो या फिर इंटरनल उसका मॉइस्चर हो और एटमॉस्फेयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो, ये बैलेंस पे आ जाते हैं। फिर से सुन लो क्या क्या,
ये जो ईएमसी है ना, ये मॉइस्चर का एक लेवल होता है, मॉइस्चर का लेवल होता है, ठीक है। कौन सा लेवल होता है? ऐसा लेवल जिस पे चाहे तो ग्रेन हो या खाना हो या फिर उसका इंटरनल, उसके अंदर का मॉइस्चर ही क्यों ना हो, ठीक है। और एटमॉस्फेयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, वो दोनों बैलेंस पे आ जाते हैं, यानी ना तो खाने के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होगा ना बाहर के एनवायरनमेंट में ज़्यादा होगा, दोनों में इक्वल होगा, उस लेवल पे आ जाते हैं, उसी को हम ईएमसी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट मेरे भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्टोरेज वातावरण में आर एच का मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर अधिक हो गई तो अनाज नमी को सोख लेगा, और अगर कम रह गई तो नमी को खो देगा। अब समझो, यहाँ पे फूड है, ठीक है, और ये एक एनवायरनमेंट में रखा हुआ है, स्टोरेज हाउसेस में रखा हुआ है। अब इस खाने के अंदर नमी है 20% और इसके अंदर नमी है, और ये एनवायरनमेंट में उस रूम का, जिस रूम में रखा है उसकी नमी है 30%, यानी इसके अंदर कम है। तो ये क्या करेगा, इसकी नमी को सोख के बराबर कर लेगा। जब इसमें नमी बढ़ जाएगी तो ये खाने की जो स्पॉइलेज, जो ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी, यानी कि जल्दी जल्दी ख़राब होना शुरू करेगा, ठीक है। और एग्जांपल के लिए, अगर इसमें खाने में है 20% और इसके रूम में है 10%, तो क्या होगा, इसकी ये जो नमी है, इसको ये जो रूम है वो खींच लेगा, यानी ये अपनी नमी को खो देगा, मॉइस्चर को खो देगा। तो इसका मतलब मॉइस्चर अगर इसका खो गया तब भी ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ख़राब हो जाएगा खाना, ठीक है। रखा है आपने अंगूर और वो बन गए किशमिश, ठीक है, जबकि हम बनाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो जाएगी, तो इसको आप याद रखेंगे मेरे भाई। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन बी में कह रहा है ईएमसी डिक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन टेम्परेचर। देखो, टेम्परेचर अगर हाई होगा मेरे भाई तो याद रखना वेपराइजेशन ज़्यादा हो जाएगा उसका, समझ रहे हो ना, भाप बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इससे प्रेशर भी बढ़ जाएगा और इक्विलिब्रियम जो मॉइस्चर है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ईएमसी वेरीज विद टाइप ऑफ कमोडिटी, ये बिल्कुल सही है। डिफरेंट क्रॉप्स हो गए जैसे राइस, वीट, पल्सेस, ऑयल सीड, जो तेल वाले बीज होते हैं वो, इनकी की जो हाइग्रोस्पिक जो प्रॉपर्टी होती है वो अलग अलग होती है, तो इसीलिए ये भी हमारा सही हो जाएगा। चलो, तो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 3 पे। इन साइलो स्टोरेज द मोस्ट क्रिटिकल इंजीनियरिंग चैलेंज इज, साइलो भंडारण में सबसे गंभीर इंजीनियरिंग चुनौती इनमें से कौन सी होती है, वो आपको बताना है। मॉइस्चर माइग्रेशन, ग्रेन रेस्पिरेशन, फ्यूमिगेंट लीकेज या फिर रोडेंट अटैक, कृंतक आक्रमण, ये आपको बताना है। पहले बताओ मेरे को कि साइलो क्या है। ये एक मॉडर्न स्टोरेज है, एक मॉडर्न स्टोरेज का तरीका है, ठीक है। जब हमको बल्क में, बहुत बड़ी मात्रा में, जब हम ग्रेन्स वगैरह को हमको रखना है तब, ठीक है। ये वर्टिकल एक सिलेंडर जैसा होता है, कहीं कहीं आपने देखे होंगे रास्तों में बने हुए, ठीक है। लेकिन इसकी एक मुख्य समस्या होती है मॉइस्चर माइग्रेशन, नमी का स्थानांतरण इसमें होता है। नहीं समझ आया होगा, समझो, जैसे सन हीट बढ़े, ठीक है, प्लस एम्बियंट कूलिंग, इसके अंदर सिलो के अंदर टेम्परेचर ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। बाहर तो भयंकर धूप है, अंदर आपने एम्बियंट कूलिंग इसमें आपने कर दी, ठीक है। जैसे ग्रेडियंट जो है वो डेवलप हो जाता है। इसका रिजल्ट मेरे भाई क्या होता है कि जो ग्रेन है उसके बीच में मॉइस्चर एक जगह से दूसरी जगह आने जाने लग जाता है, ठीक है। और इससे बन जाते हैं हॉट स्पॉट, ठीक है। और इन्हीं में होते हैं जो फंगस, वो ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो अब मुझे बताओ, इसका आंसर अब तुम लगा सकते हो क्या? मॉइस्चर माइग्रेशन, यही तो हो रहा है, मॉइस्चर का माइग्रेशन, तो हॉटस्पॉट बन रहे हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है ग्रेन रेस्पिरेशन, अनाज का श्वसन, अनाज तो श्वसन इसमें करता ही है। अगर आपसे पूछता कि प्राइमरी नहीं होके इसकी सबसे गंभीर चुनौती ना होकर के एक चुनौती और पूछ लेता, तब आप कहते कि ग्रेन रेस्पिरेशन सर इसमें होता है, ठीक है। हीट बढ़ती है और CO2 प्रोड्यूस यहाँ पे होता है, ठीक है मेरे भाई, इतना आप याद रखेंगे। अब देखो, फ्यूमिगेंट लीकेज, ये भी पूछ रहा है आपसे, ये भी एक चैलेंज है, लेकिन इंजीनियरिंग लेवल पे ये सबसे क्रिटिकल चैलेंज नहीं है, याद रखना मेरे भाई। बाकी रोडेंट अटैक ये बिल्कुल नहीं इसके अंदर हो सकता। जो साइलो की डिजाइन ही ऐसी की जाती है कि रोडेंट हैं, जो कीट हैं, वो इस पर अटैक ना कर पाएँ, ठीक है। तो देखो, पहला, दूसरा और तीसरा, देखो A B C, वैसे तो तीनों के तीनों ही इसके लिए चैलेंजेस हैं, लेकिन इसमें मोस्ट चैलेंजिंग पूछा है तो मॉइस्चर माइग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स इज अ प्राइमरी पेस्ट ऑफ स्टोर्ड सीरियल्स, इनमें से कौन सा कीट संग्रहित अनाज का प्राथमिक कीट है, बताओ। ट्राइबोलियम, कैस्टिनियम, रेड फ्लोर बीटल या फिर सिटोफिलस ऑरिजिस, राइस वीविल जिसको बोलते हैं हम, ट्रोगेडर्मा ग्रेनेरियम, ये खपरा बीटल हो जाएगा, या फिर ऑरिजेफिलस सुरिनेमेनिस, 100 टूथड ग्रेन बीटल, ये आपको बताना है। सबसे पहले तो सिंपल समझ लो, स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट है ना मेरे भाई, सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाओ
कीट संग्रहित अनाज यानी कि जो स्टोर्ड जो सीरियल पेस्ट है ना, ये मेरे भाई होते हैं दो प्रकार के, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, एक होते हैं प्राइमरी पेस्ट यानी कि प्राथमिक पेस्ट, ये दाने होते हैं ना अनाज के, उसके अंदर घुस के उसको डैमेज करते हैं, इसको इंटरनल फीडर हम कहते हैं, ठीक है। और दूसरे इसके एग्जांपल हो जाएंगे जैसे राइस बीवल हो गया, है ना, और लेज़र जो ग्रेन बोरर रहते हैं वो हो जाएंगे, ठीक है। बाकी एक होता है सेकेंडरी, जो मैंने यहाँ बनाया है, सेकेंडरी पेस्ट इसको बोलते हैं मेरे भाई। ये हो गया प्राइमरी पेस्ट, ये क्या करते हैं दाने के अंदर घुस के उसको डैमेज करते हैं। बाकी सेकेंडरी जो पेस्ट रहते हैं ये पहले से टूटे डैमेज दाने होते हैं उनको फीड करते हैं, ठीक है। क्योंकि ऊपर तो उनके ऊपर लेयर रहते हैं उसको तोड़ नहीं पाते, लेकिन पहले से टूटे या डैमेज दाने होते हैं उनको करते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फीडर, इनको बोलते हैं हम इंटरनल फीडर, ठीक है। इसके एग्जाम्पल अगर कोई आपसे पूछ ले तो ट्राई वॉल्यूम कॉस्टिनियम हो जाएगा, ठीक है, ये वाली बात याद रखना। बाकी राइस बीवल की बात करेंगे तो स्टोफिलस ऑरेजी कहते हैं, जैसे ये लिखा है ना स्टोफिलस ऑरेजी, राइस बीवल इसको बोलते हैं। ये सबसे खतरनाक प्राइमरी पेस्ट इसको माना जाता है, पूरा दाना अंदर से होलो कर देता है ये, ठीक है मेरे भाई, तो ये आप याद रखना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टोफिलस ऑरेजी, ठीक है। राइस बीवल ये अंदर से घुस के ख़त्म करता है, प्राइमरी सबसे खतरनाक वाला ही होता है, इसको आप याद रखना। अच्छा चलिए इनको बाकी के ऑप्शंस भी आपको बता देते हैं आगे बढ़ने से पहले, इसको भी देख लो। ऑप्शन ए कह रहा है आपसे ट्राइवोलियम, इसको समझो, ये मेरे भाई रेड फ्लोर बीटल होता है, ये किस में आ जाएगा, ये सेकेंडरी पेस्ट में आएगा, ठीक है, यानी कि ये अंदर घुस के ख़राब नहीं करता है। सी देख लो, खपरा बीटल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी एक सीरियस पेस्ट है लेकिन ये भी एक्सटर्नल फीडर होता है, यानी सेकेंडरी पेस्ट ये भी होता है। ऑप्शन डी को देख लो मेरे भाई, ये भी सेकेंडरी पेस्ट है, तो इसमें से प्राइमरी केवल और केवल कौन सा है, यही वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। मॉइस्चर माइग्रेशन इन स्टोर्ड ग्रेन बल्क जनरली अकर्स ड्यू टू, संग्रहित अनाज में नमी का स्थानांतरण आमतौर पर किस कारण होता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट विद इन द बल्क, इंसेक्ट रेस्पिरेशन, हाई आरएच मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी आउटसाइड, माइक्रोबियल एक्टिविटी, ये आपको बताना है, बताओ कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले तो इसका आंसर हो जाएगा टेम्परेचर ग्रेडियंट, जो हमने अभी अभी ऊपर वाले एक सवाल में भी मैंने आपको बताया था, ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक और सवाल है। जब सिलो होते हैं ना या बल्क स्टोरेज हम जहाँ पे भी करते हैं तो वहाँ पे ग्रेन्स में आउटसाइड और इनसाइड टेम्परेचर में अंतर होता है, इतना तो आप समझते ही हो मेरे भाई। यहाँ पे हमने अनाज को रखा है, अब इसके अंदर का टेम्परेचर और इससे बाहर का टेम्परेचर दोनों अलग होते हैं, डिफरेंस होता है, इसी वजह से हीट कंडक्शन होता है, इसके कारण कन्वेंशन जो करंट है वो डेवलप होता है। थोड़ी बहुत चीज़ें बेसिक तो ये आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, आप लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हो। इसका रिजल्ट मेरे भाई ग्रेन्स के बीच में मॉइस्चर एक जगह से दूसरी जगह पे मॉइस्चर पहुंच जाता है, ठीक है। इससे बहुत सारे हिस्से गीले हो जाते हैं जिनको हम कहते हैं हॉट स्पॉट बन जाना, वहीं पे फंगस और इंसेक्ट तेज़ी से बढ़ते हैं, ये अभी अभी हमने ऊपर ही देखा था, सेम वैसे ही सवाल है, ठीक है। चलो ऑप्शन ए, बाकी का देखो मेरे भाई, इंसेक्ट रेस्पिरेशन फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे हीट जितनी ज़्यादा होगी CO2 यहाँ पे बनेगा, ठीक है, बट ये लोकल हीटिंग का कारण है, मॉइस्चर माइग्रेशन का कारण यहाँ पे नहीं है, जैसा कि सवाल में पूछा गया है। ऑप्शन सी पूछ रहा है आपसे हाई RH यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी अलग अलग होना आउटसाइड में। ग्रेन से आप देखो, ग्रेन्स नमी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन अगर EMC चेंज से ही जुड़े हुए होते हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताया था EMC, तो याद रखना मॉइस्चर माइग्रेशन नहीं होता है, ठीक है। चलो माइक्रोबियल एक्टिविटी, ये भी एक ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ये भी एक कारण होता है लेकिन माइग्रेशन का कारण ये नहीं होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं जो कि आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज स्ट्रक्चर इज मोस्ट सूटेबल फॉर पल्सेस, पल्सेस के लिए मोस्ट सूटेबल बताना है। प्रिवेंट ब्रूचिड इन्फेस्टेशन, ठीक है, इन्फेस्टेशन पूछ रहा है आपसे। ब्रूचिड संक्रमण रोकने हेतु दालों के लिए सबसे उपयुक्त भंडारण संरचना इनमें से कौन सी है। ऑप्शन से आपके अंडरग्राउंड पिट स्टोरेज, हर्मेटिक स्टोरेज, बैग स्टोरेज या फिर सिलो स्टोरेज, इनमें से आपको बताना है। चलो समझो पहले तो मेरी बात कि पल्सेस बोलते हैं मेरे भाई दालों को हम, ठीक है। सिंपल ऐसे याद रख लो, देखो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है मेरे भाई दालों के अंदर, जो ब्रूचिड के लिए इन्फेस्टेशन के लिए बहुत जिम्मेदार होता है, जिसका नाम होता है सेलो सोब्रोचस स्पर्गलस, ठीक है। इसको पहले तो याद रख लो, ये सबसे कॉमन है। यहाँ पे क्या करता है, दाल के अंदर घुस जाता है और दाल के अंदर उसको खोखला करके उसमें एग देता है ये, ठीक है। स्टोरेज के दौरान मल्टीप्लिकेशन ये कर देता है, ठीक है, स्टोरेज के दौरान इसको ये ख़राब करता है। हर्मेटिक जो स्टोरेज है ये एयर टाइट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे
जो O2 है ये काफ़ी लो होता है और CO2 काफ़ी हाई होता है। ऐसा एनवायरनमेंट बना देता है जिससे जो ब्रूचेट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और मर जाते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट एक तरीका हो जाएगा। ठीक है, चलो अंडरग्राउंड पिट स्टोरेज की बात कर रहा है। इसमें मेरे भाई जो ह्यूमिडिटी रहती है, नमी, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो पल्सेस हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। बाकी बोल रहा है बैग स्टोरेज, भाई वल्नरेबल है, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। इंसेक्ट आसानी से घुस जाते हैं बैग्स वगैरह में, तो ठीक है, क्योंकि वो इतने तो स्ट्रॉन्ग होते ही हैं। चलो उसके बाद है मेरे भाई साइलो स्टोरेज। साइलो स्टोरेज में आप जानते हो ये सीरियल्स के लिए अच्छा रहता है, पल्सेस के लिए नहीं होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। द रेस्पिरेशन रेट ऑफ स्टोर्ड ग्रेन्स इज मैक्सिमम एट विच रेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई। किस नमी स्तर पर संग्रहित अनाज का शोषण दर सबसे अधिक होता है? 8 से 10, 12 से 14%, 16 से 18% या फिर 20% से ज़्यादा? सिंपल है, याद करना है, 16 to 18%। अब देखो ये जो हमारे ग्रेन होते हैं ना मेरे भाई, जो अनाज होता है ये लिविंग एंटिटीज़ होते हैं। ठीक है, जैसे हम लिविंग एंटिटीज़ हैं, और याद रखना ये लो लेवल पे रेस्पिरेशन भी करते हैं, इतना तो आप जानते हो मेरे भाई। अब देखो सेफ मॉइस्चर रेंज सीरियल्स के लिए होती है। अगर नमी मेरे भाई 16 से 18% से ज़्यादा अगर बढ़ गई तो ये जो रेस्पिरेशन है ये बहुत तेज़ हो जाता है, और इसके तेज़ होने से मेरे भाई हीट बढ़ती है, प्लस वाटर का जो वेपराइजेशन होता है, उसका भास्प बनना होता है, वो बढ़ जाता है, और प्लस CO2 है वो बनना शुरू कर जाता है, बन जाता है। इससे खाना जल्द, इससे स्पॉइलेज, फंगस, इंसेक्ट तेज़ी से फैलते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे भाई, ये आप याद रखना। तो 16 से 18% ये हमारा आंसर हो जाएगा। 12 से 14% ये आप याद रखना, ये सीरियल्स के लिए अच्छा होता है। ठीक है, ग्रेन्स के लिए नहीं, ये सीरियल्स के लिए अच्छा होता है, इसको आप याद रखना। और बाकी ये कह रहा है 20% से ज़्यादा, इस 20% से ज़्यादा पे याद रखना जो हमारे ग्रेन हैं वो जर्मिनेट करने लग जाते हैं, और मोल्ड की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है मेरे भाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विच फ्यूमिगेंट मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन लार्ज स्केल साइलो स्टोरेज सिस्टम। साइलो भंडारण प्रणालियों में सबसे सामान्य धूमक इनमें से कौन से प्रकार का होता है? एथिलीन ऑक्साइड, मिथाइल ब्रोमाइड, फॉस्फीन या फिर कार्बन डाइसल्फाइड? बताओ मेरे भाई कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फॉस्फीन। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड ये होता है। फॉस्फीन जो फ्यूमिगेशन, फ्यूमिगेशन मतलब धुआं देना, धूमक बनाना, धुआं देना इसको। ठीक है, एल्यूमिनियम जो फॉस्फाइड होती हैं, तो याद रखना जो फॉस्फीन फ्यूमिगेशन होता है इसमें हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की टैबलेट्स होती हैं मेरे भाई। ठीक है, इनको सबसे वाइडली यूज्ड किया जाता है इस मेथड में। ठीक है, बल्क स्टोरेज के लिए साइलो का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें हम धुआं देने के लिए याद रखना एल्यूमिनियम फॉस्फाइड टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम फॉस्फीन फ्यूमिगेशन कहते हैं, जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्यों करते हैं इसका कारण, बाकी क्यों नहीं करते? सबसे पहले ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, सस्ता होता है, ईजी एप्लीकेशन है, बहुत साइंस नहीं चाहिए इसके लिए। पेनिट्रेट डीप इनटू बल्क ग्रेन, इसका जो धुआं है ना, बल्क जो ग्रेन रहता है उसके अंदर तक पहुंच जाता है, जिससे कि खाने को जो हमारे ग्रेन्स हैं उनको सुरक्षित रखता है। बाकी याद रखना कोई जहरीली कोई चीज़ इसमें से ये नहीं बनाता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बाकी एथिलीन ऑक्साइड के बारे में थोड़ा सा मान लो, ये मेरे भाई बहुत एक्सपेंसिव होता है, और ये टॉक्सिक भी कभी कभी छोड़ देता है, इसलिए इसको रेयरली यूज़ किया जाता है। मिथाइल ब्रोमाइड की बात करेंगे तो ये बहुत इफेक्टिव तो होता है, लेकिन इसको हमने बैन कर रखा है। मिथाइल ब्रोमाइड देखो बहुत इफेक्टिव रहता है, लेकिन इससे हमारी जो ओजोन लेयर रहती है एनवायरनमेंट की, वो इससे डैमेज होती है, इसकी वजह से हम इसको नहीं करते हैं यूज। कार्बन डाइसल्फाइड की बात कर रहा है, ये मेरे भाई एक ओल्ड फ्यूमिगेशन टेक्निक है, फायर हैजार्ड और टॉक्सिसिटी की वजह से इसको हम उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। द सेफ स्टोरेज मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ऑयल सीड्स इज लोअर देन सीरियल्स बिकॉज, यानी कि अनाज की तुलना में तिलहनों का सुरक्षित भंडारण नमी स्तर कम क्यों होता है, ये पूछ रहा है आपसे। बहुत बहुत अच्छा सवाल है ये भी। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो पूछ रहा है आपसे, ऑयल सीड्स आर मोर हाइग्रोस्कोपिक, ऑयल सीड्स आर प्रोन टू रेंसिडिटी, ऑयल सीड्स हैव हायर रेस्पिरेशन रेट, या फिर ऑयल सीड्स अट्रैक्ट मोर इंसेक्ट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑयल सीड्स आर प्रोन टू रेंसिडिटी। अब समझो मेरे भाई, ऑयल सीड्स जो होते हैं ना, जिनमें से ग्राउंड नट्स, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर, ये ऑयल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आप जानते ही हो ऑयल की क्वांटिटी होती है मेरे भाई बहुत ज़्यादा हाई, और इनकी वजह से इसमें मॉइस्चर भी होता है हाई। ठीक है, और इसमें याद रखना जैसे कि लाइपेज एंजाइम और ऑक्सीडेशन रेंसिडिटी, ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं, और रेंसिडिटी इसमें डेवलप हो जाती है ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, इनको हम 7 से 9% के बीच में रखा जाता है, जो कि 12 से 14% है, इससे काफ़ी कम होता है। ठीक है,
हाइग्रोस्कोपिक ऑप्शन ए में हमसे पूछ रहा है, ये ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक हैं कंपेयर टू ऑयल सीड्स, है ना, इसकी वजह से इसको यूज करते हैं। सेकंड, और बाकी सी कह रहा है हायर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कंपेरेटिवली कम ही होता है इसमें, है ना, रेंसिडिटी ज़्यादा बिग इशू है इसका, इसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं। बाकी ऑप्शन डी है मोर इंसेक्ट्स, ऑयल सीड्स को सिरिल्स जितना पेस्ट अटैक नहीं होता है इसको, ठीक है, इसको तो ऑक्सीजन से ही खतरा होता है, रेंसिडिटी इसमें हो जाती है, ठीक है, मॉइस्चर की वजह से। चलो तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ द क्रिटिकल टेम्परेचर अबव विच इंसेक्ट एक्टिवली इंक्रीजेस रैपिडली इन स्टोर्ड ग्रेन, संग्रहित अनाज में किस तापमान के ऊपर गतिविधि कीटों की बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 30 डिग्री सेल्सियस। अच्छा सवाल है, ये आपको बताना ही बताना है, फैक्चुअल सवाल है। 30 डिग्री सेल्सियस ये आपको याद रखना है, ऐसे सवाल याद रखना मेरे भाई डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, याद रखना। स्टोर जो ग्रेन रहते हैं, इंसेक्ट होते हैं, कीट होते हैं, उनकी गतिविधि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इतना तो आप समझते हो, ठीक है। चलो अब देखो थोड़ी सी बातें मैं बताता हूँ। 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे बोल रहा है आपसे, 15 डिग्री सेल्सियस पे इंसेक्ट की जो एक्टिविटी है केवल नेग्लिजिबल होती है मेरे भाई, ठीक है, नेग्लिजिबल रहती है, मतलब बहुत कम होती है, इतना याद रखेंगे। वहीं अगर बोल दे कोई आपसे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, इस पे आप याद रखेंगे, इस पे इनका जो रिप्रोडक्शन होता है इंसेक्ट्स का वो स्लो हो जाता है, ठीक है। और 30 डिग्री से ऊपर अगर कोई बात करेगा तो 30 डिग्री से, अब देखो बात करेगा 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जब हो जाएगा तब याद रखेंगे जो इंसेक्ट है इनकी ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन रैपिडली हो जाती है, मतलब बहुत फास्ट हो जाती है, तो हमारा जो डैमेज है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। इसलिए कोल्ड स्टोरेज एरिएशन सिस्टम रहता है, उनमें इंसेक्ट जो है एक्टिवली सप्रेस करने के लिए प्रयोग इसमें किया जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 डिग्री सेल्सियस, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे, इन कोल्ड चेन स्टोरेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच फैक्टर बिसाइड्स टेम्परेचर प्लेज अ की रोल इन सेल्फ लाइफ एक्सटेंशन, कह रहा है फलों व सब्जियों के कोल्ड चेन भंडारण में तापमान के अलावा इनमें से कौन सा एक कारक है, कौन सा एक इसमें से फैक्टर है जो सेल्फ लाइफ बढ़ाने में महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन हैं आपके, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसको सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं, लाइट इंटेंसिटी जिसको प्रकाश की तीव्रता कहते हैं, एयर वेलोसिटी यानी वायु की गति, या फिर इसमें से ऑप्शन डी होगा हमारा आंसर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से सारे के सारे सही है। तो बहुत आसान है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव, ये सारे के सारे इसके आंसर हो जाएंगे। देखो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की यहाँ पे ये बात कर रहा है, ये परमिशेबल होते हैं, क्या रीजन इसका क्या है, एक तो इनमें रेस्पिरेशन होता है, इसके अलावा ट्रांसपिरेशन लॉस के कारण ये जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं। तो कोल्ड चेन में क्या होता है, सिर्फ लो टेम्परेचर काफ़ी नहीं होता है, अन्य फैक्टर्स भी जरूरी होते हैं। जैसे एग्जाम के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात यहाँ पे कर रहा है, तो याद रखना 85 to 95% ये वॉल्टिंग और श्रिवलिंग ये दोनों को रोकने के काम में यहाँ पे आती है। हाई इंटेंसिटी की बात करें, लाइट इंटेंसिटी की बात करेंगे तो कुछ कमोडिटीज होती हैं जैसे पोटैटोज़ हो गए, लाइट एक्सपोजर से क्लोरोफिल बनता है और ये ग्रीन हो जाते हैं, ये आप जानती हो। एयर वेलोसिटी की बात करेंगे तो याद रखना यूनिफॉर्म कूलिंग होनी चाहिए, है ना, और रेस्पिरेशन गैस रिमूवल के लिए काफ़ी ज़्यादा ये जरूरी हो जाते हैं। तो सारे के सारे हमारे आंसर्स यहाँ पे मेरे भाई हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा युग्म इसमें से सही सुमेलित है। एफ्लाटॉक्सिन एस्परगिलस, है ना, ओक्राटॉक्सिन ये पेनिसिलियम हो जाएगा, या फ्यूमोनिज्म ये फ्यूसेरियम, ऑल ऑफ द एबव, बताओ। तो ये सारे के सारे मेरे भाई सही हैं, ये सारे के सारे सही हैं। क्या होते हैं, देखो स्टोर्ड जो फूड रहते हैं ना मेरे भाई, उसमें फंगस ग्रो करते हैं, ठीक है, और वो बनाते हैं माइकोटॉक्सिन, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, जहर होता है। तो एफ्लाटॉक्सिन है, एस्परगिलस फ्लेवस ये बनाता है, सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है ये, कार्सिनोजेनिक, है ना, सबसे ज़्यादा ये एक डेंजरस कार्सिनोजेनिक है, ये आप याद रखना, ठीक है। इसके अलावा दूसरा है आपका यहाँ पे लिखा है ओक्राटॉक्सिन, ये पेनिसिलियम बनाता है। अभी सारे के सारे हमारे आंसर्स हो जाएंगे यहाँ पे भी। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सेफ स्टोरेज पीरियड इज बेस्ड ऑन, सुरक्षित भंडारण अवधि का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है, ये बताइए। बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई, आने वाला एक सवाल है ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। हैरिंगटन्स रूल, डाल्टन्स लॉ, हेनरीज लॉ, या फिर ब्लैकमैन्स लॉ, ब्लैकमैन का नियम, इनमें से बताना है कि कौन सा इनमें से सही है। चलो तो सबसे पहले इसका आंसर बता देता हूँ मैं, ऑप्शन ए हो जाएगा हैरिंगटन्स रूल। क्या है रीजन इसका, हैरिंगटन्स रूल्स को हम यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पे सीड को स्टोरेज किया जाता है, बीजों को यूज़ जहाँ पे हम किया जाता है स्टोरेज के लिए, ठीक है। चलो क्या है, सबसे पहले तो याद रखना ये सीड्स में यूज़ किया जाता है, सीड के स्टोरेज में सबसे पहले तो इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर सीड की इनको आपको लाइफ इसकी डबल करनी है, ठीक है,
लाइफ को 2 टाइम अगर बढ़ाना है आपको, तो याद रखना इसका जो मॉइस्चर है ना सीड का, इसको 1% डिक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, ये हैरिंगटन का नियम हमको बताता है। ठीक है, दूसरा एक और इसमें तरीका होता है कि अगर आपको सीड की लाइफ को फिर से अगर आपको 2 टाइम करना है और आप चाहते हैं कि मॉइस्चर को इस बार छेड़छाड़ ना करना पड़े, तब आपको याद रखना 10 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो आपको डिक्रीज करना पड़ता है। ठीक है मेरे भाई, यही प्रिंसिपल सेफ स्टोरेज पीरियड कैलकुलेशन में यूज किया जाता है, जिसको हम हैरिंगटन का नियम कहते हैं। चलो बाकी का डाल्टन्स लॉ पूछ ले तो आप याद रखना डाल्टन का लॉ ये पार्सली प्रेशर से रिलेटेड लॉ है, यहाँ पे इसका कोई लेना देना नहीं है। हेनरी के लॉ की बात करेगा तो ये गैस की सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है, ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ब्लैकमैन्स के नियम की बात कर रहा है, याद रखना लिमिटिंग फैक्टर प्रिंसिपल होता है, ये प्लांट की जो फिजियोलॉजी रहती है उससे रिलेटेड ये होता है। ठीक है, तो ये ब्लैकमैन का नियम यहाँ पे हमारे किसी काम का मेरे भाई नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच स्टोरेज मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट खपरा बीटल ट्रोकोडर्मा ग्रेनेरियम। खपरा भृंग ये कीट का एक नाम है मेरे भाई, इसके विरुद्ध कौन सा भंडारण तरीका सबसे ज़्यादा प्रभावी है? साइलो स्टोरेज विद फ्यूमिगेशन, यानी धुएं के साथ में साइलो स्टोरेज में रख देना। अंडरग्राउंड पिट स्टोरेज, मिट्टी के नीचे गद्दे में खोद के फिर इसको रख देना। बैग स्टोरेज विद नीम लीफ, बैग में रख दो, बैग की स्टोरेज बनाओ उनमें रख दो, नीम की पत्तियाँ लगा दो। या फिर कोल्ड स्टोरेज, इनमें से कौन सा मोस्ट इफेक्टिव है? तो इसका आंसर हो जाएगा साइलो स्टोरेज विद फ्यूमिगेशन, जो कि सबसे बेस्ट मेरे भाई होगा। ठीक है, खपरा बीटल तुम मेरे भाई सब अच्छे से जानते हो, ये कोऑर्डिनेटेड पेस्ट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, डिफ़िकल्ट होता है इनको कंट्रोल करना, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये नीम की पत्ती और ये सब चीज़ें ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल मेथड इसके सामने इनइफेक्टिव है, कोई काम के नहीं है। इफेक्टिव तरीका इसका यही है कि बल्क का स्टोरेज करना है तो साइलो में करो, फ्यूमिगेशन लो फॉस्फीन वगैरह के धुएं से, जिससे कंप्लीट किल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, बाकी के ऑप्शन यहाँ हमारे काम के नहीं है, क्योंकि ये इनमें से किसी से भी नहीं रुकने वाला है। इसके लिए साइलो जो स्टोरेज है वही काम आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। इन बैग स्टोरेज सिस्टम डनेज इज प्रोवाइडेड फॉर, बैग भंडारण प्रणाली में डनेज किस उद्देश्य के लिए दिया जाता है? टू प्रिवेंट मॉइस्चर शीपेज फ्रॉम फ्लोर, टू अवॉइड इंसेक्ट अटैक, टू मेंटेन एयरेशन, या फिर टू इंक्रीज स्टैकिंग हाइट, ढेर की ऊंचाई को बढ़ाने के लिए। तो बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन ए, टू प्रिवेंट मॉइस्चर सीपेज फ्रॉम फ्लोर। ठीक है, अगर देखो मेरे भाई सारे सवालों को अच्छे से पढ़ लोगे, ऑप्शंस को पढ़ लोगे, लगा लोगे, तो पेपर में आपको कई चीज़ें आसानी हो जाएंगी। यहाँ पे सबसे बेस्ट देखो तुम्हें लग रहा होगा कौन सा? मॉइस्चर। मॉइस्चर की हम इतनी बार इन सवालों में बात कर चुके हैं कि मॉइस्चर सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है किसी भी चीज़, चाहे सीरियल हो, चाहे ग्रेन हो, फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, फिश हों, समझ में आ रहा है ना? कोई भी चीज़ हो, मॉइस्चर सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है उसको मेंटेन करना। तो जहाँ पे मॉइस्चर दिख रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे भी बता रहा हूँ कि अगर तुक्का ही लगाना है तो ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो बैग स्टोरेज में डनेज होता है ना, डनेज का मतलब है वुडन के जो प्लांक्स रहते हैं, बम्बू के मैट्स होते हैं, प्लास्टिक के सीट्स होते हैं, उनके फ्लोर और बैग्स के बीच में इनको रखा जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो क्या होता है इसको आप समझ लो, बैग स्टोरेज में डनेज एक टर्म होता है। ये क्या होता है इसको समझ लो। देखो एक बैग तुमने लिया, उसमें अनाज को भर के रख दिया, अब इसके नीचे हम या तो वुडन के प्लांक्स लगाते हैं, यानी लकड़ी के प्लांक लगाते हैं, या बम्बू की मैट लगा देते हैं, जो बांस रहता है उसकी मैट बना के चटाई बना के लगा देते हैं, या फिर प्लास्टिक की सीट्स लगा देते हैं इसके बीच में। फ्लोर और बैग के बीच में इसको रखा जाता है। ठीक है, ये फ्लोर है नीचे मेरे भाई, और इस फ्लोर के ऊपर हमने पहले मैट बिछा दी किसी भी चीज़ की, जो मैंने अभी बताई है, प्लास्टिक की हो, बम्बू की हो, या फिर वुडन की हो। उसके बाद फिर इन बैग्स को रखा जाता है। ठीक है, मेन उद्देश्य इसका ये होता है कि फ्लोर पे जो नमी होगी वो नमी ऊपर नहीं जा पाएगी और बैग को डायरेक्ट कंट्रोल कॉन्टैक्ट में भी नहीं आएगी। इसकी वजह से स्पॉइलेज और केकिंग जो स्पॉइलेज होता है वो मेरे भाई बच जाता है। इसलिए ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें बोल रहा है अवॉइड इंसेक्ट अटैक। ठीक है, इंसेक्ट फ्लोर से ऊपर से इनके ऊपर भी डनेज होते हैं, उनके ऊपर भी चढ़ के आ सकते हैं, बैरियर का काम ये नहीं करता, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। कह रहा है बातन बनाए रखना, एयरेशन मतलब एयरी इसको रखता है, इनडायरेक्ट इसका कोई रोल इसमें नहीं है मेरे भाई। बाकी ढेर की ऊंचाई बढ़ाना, इंक्रीज स्टैकिंग हाइट, डनेज का इससे कोई संबंध इसमें से मेरे भाई नहीं है। सारे के सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। विच फैक्टर इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर केकिंग एंड क्लम्बिंग ऑफ स्टोर्ड सॉल्ट एंड शुगर। संग्रहित नमक और चीनी में गुठली न बने, आपने बोला छोटे छोटे उसमें बन जाते हैं, लड्डू लड्डू जैसे बन जाते हैं, वो ना बनने के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार इनमें से कौन सा कारक है? इंसेक्ट इन्फेस्टेशन, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, लो टेम्परेचर, या फिर प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़। बताओ इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो याद रखना फिर से अगेन मैंने आपको बताया, नमी, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा खतरनाक यही होती है हर चीज़ में, तो इसको आप याद रखेंगे। तो हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये इसके लिए ज़रूरत है। सॉल्ट और शुगर रहना हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल होते हैं मेरे भाई, लिख लो यहाँ पर बता देता हूँ, हाइग्रोस्कोपिक
मटेरियल ये होते हैं, यानी एयर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये उनको कहा जाता है। हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल होते हैं, इनको हम बोलते हैं एयर में जो मॉइस्चर होगा, ठीक है, उसी को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं खुद में। और अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेरे भाई अगर 70% से ज़्यादा अगर हो गई तो याद रखना ये डिजॉल्व होकर क्लम्स बना लेते हैं। क्लम्स यानी मैंने बताया गुठली ये जैसे इस तरह से बना लेते हैं, लड्डू जैसे बना लेते हैं, आपने देखा होगा नमक में और चीनी में जनरली ये बन जाते हैं, ठीक है। तो ये मेरे भाई हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसका बहुत इसमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। चलो ऑप्शन कह रहा है इंसेक्ट इन्फेस्टेशन, क्या ये इसको इफेक्ट करते हैं क्या? बिल्कुल। शुगर में आंट्स होती हैं, चींटियाँ होती हैं, या फिर बीटल अटैक, ये तो कर ही देते हैं, तो क्लम्पिंग का कारण ये नहीं बनेगा, लेकिन हाँ इंसेक्ट इसमें जरूर आ जाते हैं। बाकी लो टेम्परेचर की बात करेगा तो ये केकिंग का कारण मेरे भाई नहीं बनता है, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ की बात कर रहा है, ये इम्प्योरिटीज़ भी याद रखना, ये शुगर और सॉल्ट ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बट इसका मुख्य कारण तो मेरे भाई ह्यूमिडिटी होगा, इसलिए सारे के सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे और आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ राइस, लंबे समय के लिए अब राइस का जो हमें स्टोरेज करना है, येलोइंग ऑफ कैरनल्स इज मेनली ड्यू टू, धान के दीर्घकालिक भंडारण में दानों का पीला पड़ना किस कारण से होता है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। लिपिड का ऑक्सीडेशन, स्टार्च का रेट्रोग्रेडेशन होना, या फिर मेलार्ड रिएक्शन होना, या फिर प्रोटीन डीनेचुरेशन होना। आंसर हो जाएगा मेरे भाई लिपिड का ऑक्सीडेशन होना, ऑप्शन ए। देखो राइस जो कर्नल्स होते हैं इनमें थोड़ा सा ऑयल रहता है, ठीक है मेरे भाई, इतना याद रखना। इसलिए लॉन्ग स्टोरेज अगर आपको करना है, तो याद रखना इसमें हाई टेम्परेचर प्लस मॉइस्चर। लॉन्ग स्टोरेज में क्या होता है मेरे भाई? हाई टेम्परेचर और मॉइस्चर, और याद रखना ऑयल का ऑक्सीडेशन ये हो जाता है, इसके कारण जो राइस है वो येलो हो जाते हैं, इसको याद रखना। इसी को हम बोलते हैं स्टोरेज येलोइंग। तो बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ। स्टार्च का रिट्रोग्रेडेशन होना ये इसमें नहीं होता है, ये ब्रेड में कॉमन होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बाकी बोलता है मेलार्ड रिएक्शन, ये मेरे भाई याद रखना जो नॉन एंजाइम वाली जो ब्राउनिंग होती है ये उसमें होता है, राइस में ये नहीं होता है। प्रोटीन डीनेचुरेशन की बात कर रहा है, ये हीट से इफेक्ट होता है, इतना याद रखना। येलोइंग का मुख्य कारण ये नहीं होता है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज टेक्निक इन्वॉल्व्स लोअरिंग ऑफ ऑक्सीजन को कम करके सिमुल्टेनियस एलिवेशन ऑफ CO2। ओहो, इनमें से कौन सा भंडारण तरीका O2 को घटाकर CO2 को बढ़ाकर काम करता है? सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, पहली चीज़, और कम से कम 2 से 3 बार मैं इसको बता चुका हूँ, ये अब आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो हर्मेटिक स्टोरेज, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर, बाकी मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग मैप इसको बोलते हैं, बोथ B एंड C। बताओ इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? सही बताना है इसको, आपको कमेंट में इसको बताना है, ठीक है मेरे भाई। चलो तो क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। द हॉट स्पॉट्स इन बल्क ग्रेन स्टोरेज आर मेनली कॉज्ड बाई, थोक अनाज भंडारण में हॉट स्पॉट मुख्यतः किस कारण बनते हैं? बताओ, बहुत अच्छा सवाल है ये भी मेरे भाई। इंसेक्ट इन्फेस्टेशन, लोकलाइज्ड माइक्रोबियल ग्रोथ एंड रेस्पिरेशन, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। हॉट स्पॉट मेरे भाई वो होते हैं जहाँ पर स्टोरेज बल्क में हम लगाते हैं और छोटी छोटी जगहों पर टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है, कहीं पे बढ़ गया कहीं पे कम हो गया, तो टेम्परेचर यहाँ से वहाँ जाएगा। इंसेक्ट रेस्पिरेशन हो जाएगा हीट की वजह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हीट की वजह से जो इंसेक्ट का रेस्पिरेशन है वो होगा। बाकी माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी हीट प्लस मॉइस्चर की वजह से, ठीक है। बाकी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन भी होगा आउटसाइड, क्योंकि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन भी होगा मेरे भाई, क्योंकि जो मॉइस्चर होगा वो आउटसाइड अलग होगा और इनसाइड अलग होगा, ठीक है। तो ये सभी मिलकर स्पॉइलेज को एसिलरेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलो तो सारे के सारे हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है 20 इस वीडियो का। द क्रिटिकल सेफ मॉइस्चर कंटेंट फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ ग्राउंड नट्स, पीनट्स के लिए, मूंगफली के लिए दीर्घकालिक सुरक्षित भंडारण महत्वपूर्ण नमी स्तर कितना होता है? 6 से 7%, 8 से 9%, 10 से 11 या फिर 12 से 13%, इनमें से कौन सा है? तो बताओ। फैक्चुअल क्वेश्चन है, 6 से 7% इसके लिए चाहिए होता है। ग्राउंड नट होते हैं ना, इनमें हाई ऑयल होता है, ये तो आप जानते हो, ठीक है। तो इसकी वजह से होती है रेंसिडिटी, ठीक है। अब इस रेंसिडिटी को रोकने के लिए हमको सेफ मॉइस्चर लिमिट रखनी सेफ जो मॉइस्चर लिमिट है उसको रखना होता है, ठीक है, जो होती है 6 से 7%, ठीक है। सिंपल है। अगर मॉइस्चर इससे ज़्यादा होता है ना मेरे भाई, तो एक फंगस होता है जिसको हम एस्परगिलस कहते हैं, ये एफ्लाटॉक्सिन बनाता है, एफ्लाटॉक्सिन
ये बनाता है, ठीक है। और कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा कर देता है खाने, जिसको बहुत जल्दी जल्दी ख़राब कर देता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 से 7%, ठीक है। चलो, तो अब देखो सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर, ठीक है, क्योंकि मैं 2-3 बार इसको मैं बता चुका हूँ। और इसको ध्यान से लगाना, गलत मत कर देना इसको, ठीक है। सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना, फिर बाद में मत बोलना। सारे के सारे हो गए। बाकी 20 क्वेश्चंस मैंने यहाँ आपको फिर से इसमें दिए हैं, सिंपल हैं ये सारे के सारे, इनको एक बार लगा के देखना, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपका रिवीजन होगा मेरे भाई, ठीक है। तो अब देख लो, यहाँ पे हम टॉपिक 5 की कंप्लीट हो गया एमसीक्यू। अब हम कह सकते हैं कि यूनिट 4 हमारा सारा का सारा कंप्लीट हो गया। हमने नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करा दी है, एमसीक्यू सीट ये सारी की सारी शाम तक डाल दूंगा मैं, सब खत्म हो गया। अब हम यूनिट 5 को शुरू करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ज़्यादा बड़ा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इसमें हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ठीक है। कोचिंग वालों ने इनके 200 पेज के नोट्स बनाए हैं केवल यूनिट 5 के, ठीक है। थोड़ा सा हम स्मार्ट अप्रोच के साथ इसको पढ़ेंगे और फिर हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।